पाठ्यक्रम के आलोक में हम लोग इकोनॉमिक्स की कक्षा में हैं और आज इन्फ्लेशन को देखने जा रहे हैं। पहले हम लोग इन्फ्लेशन को पूरा करेंगे। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के क्या कारक हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने की क्या विधियां हैं और इन्फ्लेशन से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है उसे हम लोग धीरे धीरे करके एक एक रूप में, एक एक क्रम में देखने का प्रयास करें। आ जाइए, जल्दी आइए। जैसा कि मैंने अभी आपको जानकारी में दिया कि इन्फ्लेशन को सबसे पहले यदि समझना है, इन्फ्लेशन क्या है वहीं से जानना है आपको। इन्फ्लेशन आजकल इससे हर बच्चा भी परिचित रहता है कि जब मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि से हम लोग इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के रूप में देखते हैं। 1970 के दशक में महंगाई एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में उभरी, जब मुद्रा के मूल्यों में गिरावट आने लगी और वस्तु के मूल्य बढ़ने लगे, दाना भी बनने लगा, बाकी जो बचा सब महंगाई मार गई। 20वीं सदी के अंतिम दशक में महंगाई डाइन जैसे गीत लोकप्रिय हुए। मतलब महंगाई आम लोगों की समस्या से जुड़ा हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में महंगाई एक आम मुद्दा भी होता है। रोजगारी, गरीबी आम मुद्दा हो या ना हो, लेकिन यह आम मुद्दा जरूर बनता है कि प्याज का भाव 100 रुपये किलो हो गया और टमाटर 70 रुपये किलो बिकने। तो हम लोग की राजनीति अर्थव्यवस्था के इस चैप्टर से प्रभावित होती है जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या होती है, क्यों बढ़ती है, कैसे उसको नियंत्रित की जा सकती है और इससे जुड़े हुए टर्मिनोलॉजी। यदि मुद्रास्फीति 4 अंकों में चला गया, 1000% मुद्रास्फीति हो गया और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ही मुद्रा को लागू किया, तो आपके लिए करंट विविधा जीके हो जाती। करंट विविधा की टेस्ट भी ली गई थी। लगातार 5 से अधिक टेस्ट हो चुके हैं और लगातार ये चलते रहेंगे। आपका काम है कि आप गंभीरता से लेते आज बनाए। हम लोग मुद्रास्फीति को देखेंगे और 3 भागों में बांटकर मुद्रा को पढ़ेंगे। मुख्य रूप कि मैंने आपको बताया भी कि मुद्रा क्या है, पहले उसको देखेंगे, को देखेंगे, कार को देखेंगे, माप को देखेंगे। पहले थोड़ा सा हम लोग क्या देख लें, क्या है मुद्रास्फीति। जब मुद्रा के मूल्य में गिरावट, जब मुद्रा के मूल्य में गिरावट, वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाए, जब मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाए, तो उसे आ जाइए, तो उसे मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। जब मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाए, वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाए, तो उसे मुद्रास्फीति। 2 बातें हैं इसमें। क्या है, मुद्रा, मुद्रा का मूल्य में क्या हो जाएगा, कमी, वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो कमी कब होगा, जब पैसे का मार्केट में आवागमन अधिक होगा कि कम होगा, अधिक होगा। जब मार्केट में पैसा अधिक आ जाएगा, स्वाभाविक तौर पे मुद्रा की मूल्य क्या हो जाएगी। समय था कि जब गाड़ी ऑफिसर को 100 रुपये
40 साल 65 के करीब। 60 साल के बाद आज 1 लाख रुपए, पहले 100 रुपए में भी 10 रुपए की बचत हो जाती थी, आज 1 लाख में भी 10,000 की बचत। क्यों? क्योंकि वस्तु के मूल्य क्या हो गए, बढ़ गए, है कि नहीं। सब्जी की ऐसे लोगों के क्या खर्च कर कुल में आज तो मुद्रास्फीति में, क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कंसेप्ट से जुड़ा हुआ होता है, ये बातों को ठीक से समझिए। तो मुद्रा का फ्लो जो होगा, मुद्रा फ्लो वो कम होगा कि अधिक होगा? अधिक होगा। एग्जाम्पल दिया फिर भी कहता है मुद्रा फ्लो अधिक, तब वस्तु की मूल्य क्या हो जाएगी? वस्तु का मूल्य कम होगा, वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये 3 चीज लिखो मुद्रास्फीति। मुद्रा का मूल्य कम, मुद्रा का मूल्य कम, मुद्रा का मूल्य कम, वस्तु का मूल्य अधिक, वस्तु का मूल्य अधिक, वस्तु का मूल्य अधिक। मुद्रा है, मुद्रा का फ्लो मतलब मुद्रा का बहाव अधिक, मुद्रा का बहाव अधिक, मुद्रा का बहाव को इस स्थिति को मुद्रास्फीति का, इस स्थिति को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या मुद्रास्फीति का लिखेंगे? मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक के द्वारा जारी, मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक के द्वारा जारी द्विमासिक द्विमासिक मासिक मौद्रिक नीति पर भी निर्भर करती, मौद्रिक मौद्रिक नीति पर निर्भर करती, निर्भर करती क्या है? मौद्रिक नीति में क्या आता है? मौद्रिक नीति में बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, CRR, SLR, और इन सब के आधार पे भी मुद्रास्फीति, जब बैंक का दर कम हो जाता है तो मार्केट में मुद्रा ज्यादा आ जाता है। जब लोन सस्ता मिलने लगेगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? लोन लेंगे। तो अधिक से अधिक क्या होगा? मुद्रा का फ्लो मार्केट में रहेगा तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है कि नहीं। ये बातें हैं। यहाँ तक कि देश की कराधान नीति में टैक्सेशन पॉलिसी, यहाँ तक कि जनसंख्या वृद्धि, उससे भी मुद्रा का मूल्य क्या होता है? उससे वस्तु का मूल्य क्या होता है? बढ़ता है। अब मान लिया देखो छठ में कद्दू की कीमत हो जाती है, एक कद्दू की कीमत एक, क्यों? क्योंकि जनसंख्या इतना का मांग बढ़ जाता है खास मौसम में। अभी टोपी का कीमत ज़्यादा होगा, जाड़े में जाओगे टोपी लाने तो चाय कॉफी दोनों पी लेगा साथ में, सब कहेगा अरे यार 200, आपको जो है वही दे दी, तो माल निकालना होगा। अभी जाओगे कहेगा 250 से कम नहीं, ना लीजिए, क्योंकि उसको पता है कि दुकान नहीं तो दुकान में टोपी लेगा ही, क्योंकि अभी टोपी का मांग। अभी पंखा खरीदने जाओगे ना, पहले तो तुमको ऊपर से लेकर नीचे तक देख, चला ठीक है कि नहीं। हाँ, लेकिन जब तुमको का को तुम्हारा स्ट्रेटेजिक पॉलिसी समझ में आएगा, भविष्य के लिए अगले 2 माह के गर्मी के देखते हुए ये क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है, तो हो सकता है कि तो कीमत की है वो 600 में दे, 700 में, लेकिन यही होती है। एक अभिप्राय है टैक्सेशन, जनसंख्या वृद्धि,
जनसंख्या की मांग, मौसम और फैशन, आगे पढ़िए, पढ़ाते भी हम हैं कि मौसम और फैशन भी क्या करता है कि वस्तु की मांग को बढ़ाता है। मौसम भी बढ़ा दिया जैसे अभी कहा, फैशन भी। किसी फिल्म में यदि गर्मी के सीजन में कोई हीरो तुम्हारा नायक यदि टोपी पहन लिया तो टोपी की मांग क्या हो जाएगी। यदि पैंट ऐसा पहन लिया कि एक पैंट यहाँ तक एक पैंट फुल, तो लेटेस्ट फैशन हो जाए। जैसे देखते नहीं आजकल चिप्पी मार पैंट आ गया, हम लोग के समय में रफू किया हुआ पैंट कोई पहनता नहीं था, प्रिटी कम्प्लेक्स होती। ठीक है, आज जो है रफू करवा करके पहन, तो क्या क्या है, तो लेटेस्ट कौन फिल्म महोत्सव में फलाना अभिनेता ने पहना था, इसलिए आज का क्या फैशन है, फटा हुआ 4 जगह से फाड़ देता है, यहाँ तो अच्छा पैंट को भी फाड़। ठीक है कि नहीं, आशा है समझ गए होंगे सारी बातें। तो ये कराधान की नीति, जनसंख्या वृद्धि, काला धन। काला धन क्या है, नन टैक्सेशन मनी, ऐसा मनी जो टैक्स नहीं दिया गया। इन सब कारणों से भी मुद्रास्फीति क्या होती है, बढ़ती है। कड़ी में सरकार की कराधान की नीति, सब में सरकार की कराधान की नीति, सरकार की कराधान की नीति, कराधान, जनसंख्या वृद्धि, काला धन, काला धन, काला धन इत्यादि, काला धन इत्यादि, काला धन इत्यादि जनसंख्या के, जनसंख्या के काला, जनसंख्या के नहीं, मुद्रास्फीति, जनसंख्या काट दो, मुद्रास्फीति का कारक हो, मुद्रास्फीति का कारक हो। ठीक है, कारक हो, मुद्रास्फीति का कारक हो। नेक्स्ट, है, अब आइए, मुद्रास्फीति के कई प्रकार, मुद्रास्फीति के कई प्रकार, मुद्रास्फीति के कई प्रकार। तो अब परिचय हो गया ना, तो परिचय क्लियर हो गया ना, परिचय क्लियर मुद्रास्फीति है कि नहीं। अब आता है प्रकार। प्रकार क्या होता है, प्रकार होता है ट्रिपलिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्या, जो धीरे बढ़ती, जैसे मुद्रास्फीति से 4% रहेगा तो वो मुद्रास्फीति को क्या कहेंगे, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। तो रेंगती हुई, पहला लिखो, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। है यह देश के बेहतर बेहतर वर्गों के लिए बेहतर, हमारे लिए भी है, उपभोक्ता के लिए भी है, उत्पादक के लिए। रोजगार के अवसर का वृद्धि भी करता है, सरकार के लिए भी ठीक है, क्योंकि जनता के ऊपर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। 3 से 4% मुद्रास्फीति के अनुपात में आपके श्रम के मूल्य भी बढ़ते हैं। सरकारी सेवा में है तो हर 6 माह पर क्या करता है सरकार, महंगाई भत्ता बढ़ा देता है, और मजदूरी भी बढ़ती रहती है, वस्तु के दाम भी बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे करके, जनता के ऊपर भी इसका प्रभाव नहीं है। रोजगार के अवसर पैदा होते रहते हैं। अभी दिल्ली में चुनाव हो रहा है, चुनाव का एक मुद्दा रोजगार भी है कि नहीं। अच्छी बात है कि चुनाव का मुद्दा एक रोजगार है। तो आप कहते हैं अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत, अर्थव्यवस्था मजबूत, रोजगारी तो बढ़ कम होनी चाहिए ना, रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए, है कि नहीं।
रोजगार का अवसर बढ़ा है, लेकिन माइंडसेट नहीं चेंज। क्या माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट है अस्थाई नौकरी, जाए बैठे 1 लाख रुपया सरकार देने। आजकल गिग इकोनॉमी है, संविदा आधारित नौकरी अधिक है, मांग जनित नौकरी होती है, ठीक है कि नहीं? किसी खास मौसम में, खास क्षेत्र में, वहाँ पे हजारों लाखों लोग के काम खत्म, बात खत्म। आजकल जैसे विकसित देशों में होता है था गिग इकोनॉमी, जैसे इंडिया में भी होना है कि नहीं? आजकल तो सरकार में भी संविदा आधारित क्या होती है? नियुक्ति हो, मानदेय आधारित नियुक्ति है। यदि आप पीटी पास कर पास करके जाते हैं तो आपको उसका सामना करना पड़ता है। यदि आप परीक्षा पास करके ज्यादा चरण की कठिन परीक्षा, उतनी आपकी बेहतर स्थिति है कि नहीं? इतना कमजोर कि बहाली निकला, मार्कशीट पे हो गया, तो आपका बात है। रोजगार तो मिल जाएंगे, लेकिन रोजगार कैसा रहेगा? अस्थायी रोजगार रहेगा, क्या कि नहीं? मूल बिंदु पे आइए, तो हम लोग गिग इकोनॉमी का, तो कैसा इकोनॉमी कहते हैं? कभी कभी मैं सेट करता हूँ कि गिग इकोनॉमी क्या होता है। ऐसी इकोनॉमी है जिसमें अस्थायी रोजगार ज्यादा हो। अस्थायी रोजगार, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अस्थायी रोजगार ज्यादा है, उसको क्या कहते हैं? तो गिग इकोनॉमी। जैसी आज की जो इकोनॉमी है, गिग इकोनॉमी, ऑटोमेटिक का संबंध अस्थायी रोजगार, गिग इकोनॉमी का संबंध अस्थायी रोजगार, गिग इकोनॉमी का संबंध अस्थायी है, स्थायी रेंगती हुई जो मुद्रास्फीति है, क्या है? सभी के लिए क्या है? बेहतर। और ऐसी मुद्रास्फीति कितना होता है? 4%। देश के विकास के लिए बेहतर है, रोजगार के लिए बेहतर है, जो उत्पादन किया उसके लिए बेहतर है, जो उपभोग किया उसके लिए बेहतर है, ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से ये सभी के लिए, बाजार के लिए बेहतर होता है, क्योंकि बाजार में मांग की स्थिति क्या रहती है? हमेशा बनी रहती है, रोजगार के अवसर पैदा होते रहते हैं, तो ये इसलिए मुद्रास्फीति ये बेहतर मानी जाती है। पॉइंट नंबर पार्ट, चलती हुई मुद्रास्फीति, रेंगती हुई, वो था रेंगती हुई, शायद चलती हुई मुद्रास्फीति। चलती हुई मुद्रास्फीति क्या? चलती हुई मुद्रास्फीति है जब मुद्रा, जैसे अभी है वर्तमान, जब मुद्रास्फीति 6%, 5 से 6% हो, तो इसको क्या कहेंगे? रेंगती हुई 3 से 4%, 5 से 6%, दौड़ती हुई 10%, तो वो खतरनाक होता है, वो उपभोक्ता उससे बुरी तरह प्रभावित होते हैं, महंगा मुद्दा बन जाता है। 6% के बाद महंगाई की जाती है, एक मुद्दा हो जाता है, ठीक है कि नहीं? जैसे एक बार प्याज के मूल्य बढ़ गए तो डॉक्टर मन ने कहा कि खाना छोड़। अब उनके तो दिमाग में ही था कि मांसाहारी लोग ही प्याज का उपयोग करते हैं, जबकि गरीबों का भोजन भी रोटी, ठीक है कि नहीं? बचपन में जो उस संघर्ष गरीबी से गुजरा होगा, वो रोटी प्याज खा के ही अपना और रात, सुबह और शाम बिताया। तो ये नहीं पता था कि हमारे गरीबों के, ग्रामीण गरीबों के जीवन में प्याज, अचार, नमक, मिर्चाई क्या एक आवश्यक भाग, और उसके आधार पे वो 2, 4, 5 रुपये मूल बिंदु पे आ जाए। मूल बिंदु यह है कि दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई, देख ये यदि रहा तो क्या रहा? चलती हुई, दौड़ती हुई लिख दीजिए। चलती हुई तक ठीक ठाक रहा, ये दौड़ती हुई मुद्रा, चलती हुई तो हो गया ना। तो यदि मुद्रास्फीति था तो चलती हुई 6% मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई है 10 से 20%, 10 से 20%, 10 से 20 है, यह नकारात्मक प्रभाव डालता है।
यह नकारात्मक प्रभाव डालता है, 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 यह देश के विकास को भी प्रभावित करता है। और तब है पांचवा शब्द है हाइपर इन्फ्लेशन, अति, हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर, हाइपर इन्फ्लेशन क्या है भाई? हाइपर इन्फ्लेशन होता है अति, 100%, 200%, 400, ये मुद्रास्फीति का सबसे, किसी किसी जिम्बाब्वे में जैसे 1000%, कई देश जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती तो अपना मुद्रा को चेंज कर लेता है। और जब कोई देश ऐसा ही करता है तो वो आप परीक्षा के लिए आपका क्या हो गया महत्व, आपके दैनिक जांच में चुपचाप आएगा, तब चला जाएगा, परीक्षा में भी चुपचाप आएगा, नहीं याद रखिएगा तो गायब हो जाएगा। आई तो रोज कहते हैं एक साधना है कि नहीं, मेहनत तो करना होगा। ठंडा है तो ठंडा है, गर्म है तो गर्म है। कौन सा ऐसा महीना है इंडिया का, फरवरी का महीना ही है, थोड़ी दिनों के बाद 15-20 दिन का, जो थोड़ा सा इमरजेंसी रहता है, नहीं तो हर महीना में तो तकलीफ, शारीरिक तौर पर तकलीफ होती ही है। नहीं, अभी सर्दी ज्यादा है तो तकलीफ, गर्मी ज्यादा होगा तब तकलीफ होगा, पानी ज्यादा बरसेगा तब तकलीफ होगा। तकलीफ तो स्वाभाविक है, क्योंकि भारत जलवायु विविधता वाला देश है। यहाँ कोई एक मौसम तो है नहीं, यहाँ तो विभिन्न मौसम ऋतुएं हैं। ध्यान रखिए। तो हाइपर इन्फ्लेशन क्या हुआ? अति, 100% से ऊपर देंगे। हाइपर इन्फ्लेशन 100% से ऊपर सब विकराल होता है। हाइपर इन्फ्लेशन 5 तो 100% तक होता है। यह मुद्रास्फीति का सबसे विकराल रूप है। यह मुद्रास्फीति का सबसे विकराल रूप है। यह मुद्रास्फीति का सबसे विकराल रूप है। यह मुद्रास्फीति का सबसे विकराल, ठीक है। इसी कड़ी में, मुद्रा स्फीति की कड़ी में 3 शब्द भी बड़ा इंपॉर्टेंट, स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, 3 शब्द को भी याद रखिए। वो 3 शब्द कौन से हैं? स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन, कौन से 3 शब्द है? और तीसरा है रिफ्लेशन, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्य हैं ये। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब इन्फ्लेशन भी हो और रिसेशन भी, मतलब मुद्रास्फीति भी हो और मंदी भी, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? एक लाइन में है इन्फ्लेशन विथ रिसेशन, उसको क्या कहेंगे? तो लिख देंगे मुद्रास्फीति से संबंधित या संबंधित 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे जैसे से संबंधित 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं। जैसे क्या है? पहला स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन जब इन्फ्लेशन के साथ रिसेशन, जब इन्फ्लेशन के साथ रिसेशन हो, जब इन्फ्लेशन के साथ रिसेशन हो, जब इन्फ्लेशन के साथ रिसेशन हो तो उस घटना को स्टैगफ्लेशन कहते हैं।
तो उस घटना को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन का। ये खतरनाक है क्योंकि इसमें मुद्रा का मूल्य भी ये बढ़ा हुआ है। मुद्रा का मूल्य जब बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, लेकिन इसमें रोजगार भी नहीं बढ़ता। इस स्थिति को क्या कहेंगे? स्टैगफ्लेशन। दूसरा है रिफ्लेशन। ये जस्ट उल्टा है, वाइस वर्सा। तो लिखेंगे दूसरा है, दूसरा लिख दीजिए, पहले डिफ्लेशन लिख दीजिए, डिफ्लेशन। दूसरा लिखे है ना, डिफ्लेशन। ये इसका उल्टा, इसका नहीं, ये ये जो है ये इन्फ्लेशन का उल्टा है। मतलब इन्फ्लेशन में क्या होता है? वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। और डिफ्लेशन में क्या होता है? तो लिखेंगे डिफ्लेशन, यह इन्फ्लेशन का उल्टा होता है। इन्फ्लेशन का उल्टा होता है। क्या? उल्टा होता है। इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्ले डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का उल्टा तो हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति, अवस्थिति। स्थिति तो हिंदी में क्या कहते हैं? डिफ्लेशन क्या हुआ? इन्फ्लेशन के प्रभाव को रोकने के लिए जब सरकार मुद्रा का प्रवाह करती है, उसको क्या कहते हैं? मुद्रा से संबंधित काम करती है, उसको कहते हैं डिफ्लेशन। तो लिखेंगे जब 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 सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा मंदी में कमी करने के लिए, डिफ्लेशन है मंदी से जुड़ा, मंदी में कमी करने की, मंदी में कमी करने के लिए, में कमी करने के लिए मुद्रा का प्रवाह किया जाए, मुद्रा का प्रवाह किया जाए, मुद्रा का प्रवाह किया जाए तो उसे मुद्रा का प्रवाह किया जाए तो उसे रिफ्लेशन, रिफ्लेशन का है। ये हुआ मुद्रा स्फीति से जुड़े हुए 5 शब्दावली, जिसको आप याद करके रखिएगा। डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, रिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है। रेंगती हुई मुद्रा, चलती हुई मुद्रा, दौड़ती हुई मुद्रा और अति मुद्रा स्फीति। तो सबको हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कौन कितना प्रतिशत तक रखेगा तो किसको क्या कहेंगे, ठीक है कि नहीं। मुद्रा का स्फीति मतलब इन्फ्लेशन होता क्यों है? हालांकि ऊपर में ही मैंने लिखा दिया है डिफिनीशन के क्रम में ही। इन्फ्लेशन जनसंख्या वृद्धि से होती है, संख्या वृद्धि के कारण मांग बढ़ जाती है, विभिन्न कारणों से उस कारण से होती है। धन जब सरप्लस हो जाता है इकोनॉमी में तब बढ़ती है। मतलब हर स्थिति, जब मुद्रा का फ्लो अधिक हो जाता है, जब जब नरम मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है? आरबीआई। आरबीआई जब कठोर जारी करता है तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है। लेकिन मनी का फ्लो भी आवश्यक है मार्केट में, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। क्योंकि गिग इकोनॉमी के लिए, संविदा आधारित इकोनॉमी के लिए पहले क्या होता था कि 2 ठो नौकरी होती, एक सरकार का या तो कर किरानी बनिए या डॉक्टर इंजीनियर, ठीक है कि नहीं। लेकिन आज क्या है? आज इंजीनियरिंग है तो क्या है? तो लेदर इंजीनियर, क्या है? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्या है? तो एआई इंजीनियर, क्या है? तो साइबर इंजीनियर, ये क्या है? तो लकड़ी इंजीनियर, क्या है? तो बकरी इंजीनियर है, ये क्या है? मतलब इंजीनियरिंग का ही बकरी इंजीनियरिंग नहीं है। बात समझ गया कि नहीं? बात यह है इंजीनियरिंग के बहुत सारे
क्षेत्र हो, ठीक है कि नहीं। और मोबाइल इंजीनियर का कितना डिमांड है विश्व देखो, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से इंजीनियरिंग, आजकल एआई का बहुत डिमांड है, जो साइबर में इंजीनियरिंग कर ले, साइबर साइंस में जो एआई में कर, डाटा एनालिसिस इंजीनियर का आजकल बहुत डिमांड है। पेट्रो इंजीनियर का धीरे धीरे डिमांड कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि भविष्य में हम पेट्रोल को क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि केमिकल इंजीनियरिंग की डिमांड घट जाएगी, पेट्रो इंजीनियरिंग की डिमांड घट जाएगी, गैस इंजीनियर का डिमांड बढ़ जाएगा। जो गैस के क्षेत्र में इंजीनियरिंग करेगा, ठीक है कि नहीं, उसका स्पेशलाइजेशन रहेगा, तो उसका डिमांड क्या होगा, तो समय समय पे बढ़ता ही रहता है, ठीक है। निर्माण इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की मात्रा, सिविल की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे हम रिमोट एरिया को मॉडर्नाइज करेंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है कि नहीं। अब तो हमारा लगभग सब इलेक्ट्रिकल बेस्ड होगी। धीरे धीरे 2030 तक हमारी योजना भी है कि हम रेलवे को जीरो कार्बन उत्सर्जन, तो इस तरह से हम धीरे धीरे पॉलिसी बना रहे हैं, और हम उस और अगस्त, इसी क्रम में हमने अभी आपको बताया इन शब्दों को अब लिखे। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति दो प्रकार की हुई, दो भागों में बटी हुई, एक मांग जनित, एक लागत जनित। एक मांग जनित, मांग जनित कौन सी जनित होती है, मांग जनित होती है। मुद्रास्फीति दो भाग में बटी होती है, एक मांग जनित, दूसरी लागत जनित। तोड़ तोड़ के पढ़ लो। मांग जनित लागत जनित क्या होता है? मांग जनित लागत जनित का मतलब होता है मांग, डिमांड बढ़ गया, डिमांड कब बढ़ेगा, अभी मैंने कहा जनसंख्या में वृद्धि हो गई, तब मांग बढ़ गया, ठीक है। पहले देखते थे कि लोग हाथों का बना हुआ स्वेटर पहन, 1995 तक मुझे याद है कि हम लोग हाथ का बना हुआ ही पहनते, और आज हाथ का बना हुआ किसी को एक आध लोग पहने भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि, समय कम हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई, डिमांड बढ़ गया, नहीं तो लोग क्या हो गया, नए नए प्रकार का टूल्स आ गया। देखो सब लोग यहाँ जितने भी हैं, यहाँ से वहां तक, एक के भी शरीर पर मैं अपने ही शरीर पर भी देख रहा हूँ कि गुना नहीं है, बल्कि मशीन आधारित, मांग बढ़ गया, दवाई के की कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी। अपने से जो बनाओगे वो सस्ता पड़ेगा, लेकिन उसमें तुम्हारा श्रमिक मूल्य क्या होंगे, वो जुटे हुए होंगे, स्वाभाविक है। तो मूल बिंदु पे आ जाइए। मांग जनित हो गया, समझ में आ गई कि मांग जनित में क्या होता है, डिमांड क्यों बढ़ता है, जनसंख्या के कारण, मौसम के कारण, फैशन के कारण, विभिन्न कारणों से मांग बढ़ता है। वो तो मांग वाले अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं, लेकिन लिख दो वहां एक लाइन, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, मौसम, फैशन, मौसम, फैशन, नरम मौद्रिक नीति, नरम मौद्रिक नीति, नरम मौद्रिक नीति, नरम मौद्रिक नीति, कॉमा, नरम टैक्सेशन पॉलिसी, नरम कराधान नीति के कारण, नरम कराधान नीति के कारण, कराधान नीति के कारण, कराधान नीति के कारण मांग बढ़ता है, मांग जनित, मांग बढ़ता है, और मांग जनित, मांग बढ़ता है और मांग जनित, और मांग जनित, और मांग जनित, ठीक है। और मांग जनित क्या, मांग जनित इन्फ्लेशन बढ़ जाता है,
बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा लागत जनित, लिख देंगे लागत जनित मुद्रास्फीति। दूसरा क्या है? लागत जनित है, लागत जनित। लागत जनित में क्या होता है? लागत जनित में लागत क्यों बढ़ता है? पेट्रोल का भाव बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, नहीं, इन सब कारणों से क्या होगा? किसी चीज की लागत, मशीन की कीमत बढ़ गई, नहीं, विभिन्न विभिन्न जिस जो लागत है, जो निर्माण का तकनीक है, उसमें यदि वृद्धि हो गई तो लागत में वृद्धि हो गई। लागत के इनपुट के मूल्य बढ़ने के कारण, लागत के इनपुट के मूल्य बढ़ने के कारण, के मूल्य बढ़ने के कारण, के मूल्य बढ़ने के कारण, के मूल्य बढ़ने के कारण क्या होती है? कारण लागत जन्य इन्फ्लेशन बढ़, लागत आधारित मुद्रास्फीति, लागत जन्य जो लिखना है, लागत जन्य मुद्रास्फीति बढ़ जाती, बढ़ जाती है। ये है मुद्रास्फीति का भाग। अब दो बातें और बच गई। मुद्रास्फीति का प्रभाव, अब मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करेंगे, उपाय? क्योंकि छोटी छोटी बातें तो हम मुद्रा के शब्दावली में ही पढ़ लिए, स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन, नहीं, तो ये सब तो हम लोग ने उसी बीच में पढ़ लिया। अब आता है दो चीज, प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव, मुद्रास्फीति का प्रभाव, मुद्रास्फीति का प्रभाव, मुद्रास्फीति का प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव तो ये होता है कि मुद्रा का मूल्य कम हो जाए। पहला प्रभाव तो यही होता है ना, मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य कम और वस्तु का मूल्य अधिक, वस्तु का मूल्य अधिक। आयात में वृद्धि, निर्यात में कमी। आयात में वृद्धि, आयात, आयात का क्या मतलब? दूसरे देश से हम सामान मंगाते हैं, आयात में वृद्धि, निर्यात में कमी। ठीक है, उपभोक्ता को घाटा। आप क्या हैं? आप उत्पादक भी हो, उपभोक्ता। आपके पिताजी उत्पादक हैं, आपके पिताजी अन्य कंपनी भुगता है। कोई पिता किसानी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, क्या है, उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ठीक है कि नहीं? आप देनदार भी हैं और देनदार भी हैं, देनदार भी हैं, देनदार भी हैं, लेनदार भी हैं। तो जो पैसा देता है मतलब देनदार, उसको घाटा होता है, और जो लेनदार है उसको क्या होता है? क्या होगा? क्यों? क्योंकि आज तुम किसी से, अपने मित्र से 100 रुपया लिए, 100 रुपया में 2 किलो आलू खरीदे, 4 महीना के बाद तुम उसको लौटाने जाओगे, उस समय 100 रुपया में 1.5 किलो ही आलू खरीद। क्यों? क्योंकि मूल्य बढ़ जाए। तो जो लेनदार होगा उसको क्या होगा? ऐसा फायदा रहेगा, जो देनदार रहेगा घाटा रहेगा। तो इसलिए पूछता है, ऋणी को घाटा होता है कि ऋणी को, आपके एसएससी में पूछता है, ऋणी को, ऋणदार को, जो ऋण लिया उसको घाटा होगा कि फायदा होगा? फायदा होगा। और जो ऋण दिया, ऋणदाता को घाटा, और ऋण ऋण देने वाले को क्या होगा? देखिए, ऋणदाता को घाटा, ऋणदाता को घाटा, दाता को घाटा, और ऋण लेने वाले को फायदा होता है।
फायदा होता है, व्यवसायी को फायदा, जो माल चाप देता है व्यवसायी को फायदा, व्यवसायी को फायदा, व्यवसायी को फायदा। उपभोक्ता लिख दिए थे ना, उपभोक्ता को घाटा, उपभोक्ता तो ऊपर लिख दिए, उपभोक्ता घाटा होगा। बात को समझो, रटो मत। मूल्य बढ़ जाएगा तो तुम क्या हो, उपभोक्ता हो, कंज्यूमर हो, तो घाटा ही होगा ना, किसी भी स्थिति में तुमको घाटा ही होगा। ठीक है कि नहीं? इसके अलावा का डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर में वृद्धि हो जाएगी, अप्रत्यक्ष कर में कमी हो जाएगी। देखेंगे प्रत्यक्ष कर में वृद्धि, प्रत्यक्ष कर में वृद्धि, अप्रत्यक्ष कर में कमी हुई। प्रत्यक्ष कर में वृद्धि, अप्रत्यक्ष कर में कमी हुई। प्रत्यक्ष कर का कौन सा हुआ? इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स नहीं, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, और इनकम टैक्स एक टैक्स। ठीक है कि नहीं? तो इनकम टैक्स में क्या हो जाता है? वृद्धि। मुद्रास्फीति बढ़ने से मुद्रा तुमको ज्यादा मिलता है, 1 लाख की जगह फ्लो हो गया, देश सरकार के द्वारा वेतन बढ़ा दिया, महंगाई भत्ता दे दिया, तो तुम्हारा हो गया, बढ़ गया, तो वेतन बढ़ गया तो प्रत्यक्ष कर 30%, तो 30% क्या होगा? बढ़ोतरी हो जाएगी। नहीं, प्रत्यक्ष कर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रत्यक्ष कर इनकम टैक्स क्या होता था? कम लगता था। आजकल महीना आप एक लेवल पे जाएंगे तो इसका सोचिएगा कि दो वेतन नहीं बढ़ाए सरकार, वही ठीक। क्यों? हाँ, अभी तो तुमको लगा कि हर महीना 2 लाख मिल रहा है, लेकिन वो 2 लाख अंत महीना में तुम्हारा सब काट कूट करके फिर वही 2.25 लाख पे आया। मान लिया तुमको 10 ही महीना का पैसा मिला, 2 महीना का पैसा सरकार को देना पड़ गया, तो 10 महीना का इससे अच्छा है कि पैसा कम रहे, वो ज्यादा ठीक है। एक लेवल के बाद तुम यही सोचोगे कि पैसा कम रहे, जितना है उतना ही रहे। सरकारी देखो, यदि तो है, आपको सरकार पैसा देता है तो सरकार के क्या है? संज्ञान में। अब देखते हो ऑनलाइन के कारण आज जो है तो बहुत सारे स्तर पे इकोनॉमी सिस्टमेटाइज हो। ठीक है कि नहीं? कल एक पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, दिल्ली चुनाव पे बोल रही थी कि मोदी बहुत काम किया, गिना दी, 20 काम गिना दी। हमको उसके बुद्धि पर एकदम, हाँ घर दिल कई है सबके, मैंने दिल्ली में कहा नहीं देता है। आजकल माहौल क्या है? ठीक है, मैंने उस ऐसे तबके को जिसको कोई जानकारी नहीं है शिक्षा का, ज्ञान का, वो भी इतनी इतनी गिना दी कि उतना पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं गिना सकता। ठीक है कि नहीं? अच्छा लगा? इसलिए लगा कि सरकार के कामों पर उसकी कितनी पैनी नजर है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाए। ये भी गिना दिया, नहीं कंपैरेटिव स्टडी कर रही थी कि केजरीवाल की दिल कई, अब मोदी की। ये राजनीतिक जागरूकता तुम समझ रहे हो? कोई ऐसी महिला जो इस आधार पे तोल मोल करके वोटिंग पैटर्न में जाएगी, इसको प्रभावित करेगी, बहुत बड़ी उपलब्धि। ये समझो कि डेमोक्रेसी। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आई। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्या है? हाँ, अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि और प्रत्यक्ष कर में। प्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा उदाहरण में से क्या है? इनकम टैक्स है। अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा उदाहरण में से क्या है? जीएसटी। जीएसटी देश का अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, जिसने सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर को क्या किया? सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष को एक कर। ठीक है कि नहीं? और ये भी आपके जीएसटी जो भी बदलाव हो, जब भी हो, लगातार मैं चर्चा करता रहता हूँ, क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। आपका भी काम है कि आप हमेशा सचेत रहे। आगे लिखिए। हो गया? अब लिखिएगा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के कारण। मुद्रास्फीति के नियंत्रित करने के कारक क्या है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के कारण। ठीक है, तो हम मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करें?
पहला कारण तो यही होता है कि मौद्रिक उपाय जो होती है, मौद्रिक नीति आरबीआई की, फ्लो ऑफ मनी को क्या करेंगे, तत्काल कम करेंगे, बैंक दर को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो लिखिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के, मुद्रास्फीति के नियंत्रित करने के निम्नलिखित कारक, निम्नलिखित कारक है। पहला है मौद्रिक उपाय, मौद्रिक उपाय, मौद्रिक उपाय जो आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं, जो आरबीआई के द्वारा, जो आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, जब मुद्रा पैसा नहीं आए मार्केट में, कम आए, तो उसके लिए क्या करेगा, सबसे पहले बैंक दर को कम कर देगा, बैंक दर को बढ़ा देगा, कम कर देगा तो फिर पैसा आएगा। ठीक है कि नहीं, कैश रिजर्व को बढ़ा देगा, एसएलआर को बढ़ा देगा। ठीक है कि नहीं, मैंने सब कुछ में क्या करेगा, वृद्धि कर, जो विभिन्न उपाय के द्वारा वृद्धि करेंगे जिससे कि मनी का उपाय, मनी का फ्लो क्या हो सके, मार्केट में कम आए। अभी मैंने कहा ना कि बैंक दर यदि 5% कर दे तो 6% पे बैंक देने लगेगा पैसा, क्योंकि आरबीआई 5% ले तो 7% पे देने लगेगा। अभी 10% पे देता है, 3% हुआ तो तुम धड़ाधड़ क्या करोगे, वस्तु खरीदने लगोगे, लेने लगोगे, डिफरेंट रूप में काम करने लगोगे, तो अंत में क्या हो जाए, पैसा इतना ज्यादा मार्केट में आ जाएगा तो हर के पास 1 रुपया। पहले देखते थे, पहले किसी किसी के घर में 10 रुपया होता था। ठीक है कि नहीं, 10 रुपया होता था। मुझे याद है 2019 कि मैं गांव गया था, मेरी चाची 2 रुपया मांगी। ठीक है कि नहीं, बेटा थे तो स्वाभाविक है, लेकिन समझिए उस समय कि ग्रामीण स्तर पे कैसा मैंने क्रय शक्ति था, और आज उसी परिवार में 10, 20, 50 हजार रुपया। देखते हो सरकार हर चीज में क्या करती है, डीबीटी, किसान संख्या पैसा 2,000 रुपये 4 महीने पे मिल, फसल बीमा मिल रहा है, मुख्यमंत्री जब भी बाढ़ राहत दिए कैश दिए, सब चीज में क्या होता है, कैश, डीबीटी डीबीटी डीबीटी। तो स्वाभाविक है कि सबके पास पैसा, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सब में कैश है, मनरेगा क्या है, कैश। पहले होता था अंत्योदय अन्न योजना, अन्न देते थे। अब अंत्योदय अन्न योजना नहीं, अंत्योदय कैश योजना, पैसा काम कीजिए, पैसा लीजिए, वस्तु खरीदिए मार्केट से। आज पैसा, लोगों के पास क्या है, पैसा आ गया, कैश आ गया, और कैश से नियंत्रित हो, कैश आ गया तब ना गांव में भी चाय की कीमत 5 रुपया। ठीक है कि नहीं, 8 रुपये गांव में भी। अब अच्छा, आज सब पैसा है तब ना, अरे पीने वाले लोग हैं तब ना पी रहा है, नहीं पीने वाला होता तो 2 रुपया करता कि नहीं। मांग अभी क्या कहे, जनसंख्या, मांग, मुद्रास्फीति को क्या करती, बढ़ाती है। खरीदने वाले लोग हैं, पीने वाले लोग हैं, इसलिए आगे लिखिए। ठीक है, आगे लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौद्रिक उपाय हो गया, मौद्रिक उपाय कौन कर, बैंक, आरबीआई। दूसरा है राजकोषीय उपाय, राजकोषीय उपाय, राजकोषीय उपाय, राजकोषीय उपाय सरकार वित्त मंत्रालय के द्वारा किए जाते, वित्त मंत्रालय के द्वारा किए जाते। इसमें, इसके तहत, जिसमें प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जाती है, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जाती है, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जाती है, अप्रत्यक्ष करों में, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जाती है, प्रत्यक्ष करों में कमी की जाती है। प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जाती है, प्रत्यक्ष करों में कमी की जाती है। तो राजकोषीय नीति कौन बनाता है, मंत्रालय। अब मौद्रिक नीति कौन बनाता है, आपकी परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछता है,
कि राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? टैक्स से, कर से। कर का निर्धारण कौन करता है? कर का निर्धारण वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है। मौद्रिक नीति का प्रतिपादन कौन करता है? नियंत्रण कौन करता है? जारी कौन करता है प्रत्येक 2 महीने पे? भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, वो महीने पे करता है राजकोषीय नीति एक बार, टैक्सेशन पॉलिसी बजट के समय। दूसरा है प्रशासनिक उपाय, जैसे काला बाजारी हो रहा है तो रोकने के लिए प्रशासनिक उपाय। आप प्रशासन में आएंगे, सीएम बनेंगे, ठीक है, सीधे तौर पे आप उन्हें देखेंगे तो काला बाजारी को नियंत्रित करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट पद जो है काला बाजारी को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अभी देख रहे थे उर्वरक का बढ़ गया, नहीं 500 रुपये का उर्वरक 5000 में, 1500 रुपया में, 2000 में, जहां जैसा डिमांड है, जहां जैसा सप्लाई है उसके आधार पे बिक रहा है। क्योंकि किसान है का जो अन्य विकल्प है, ठीक है, गोवास्त्र, निमास्त्र, बीजामृत, उसमें भी नाइट्रोजन होगी, लेकिन उसका उपयोग नहीं करेगा। जो मुफ्त में उसका उपयोग नहीं करेगा, उसमें मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यूरिया इसलिए कि 40% यूरिया नाइट्रोजन सीधे, ठीक है कि नहीं। हालांकि उसके भी कई विकल्प है, जिस 9%, 12%, 16%, यदि 16% टाइप का कोई आइटम है तो 3 किलो डाल दो, 3 गुना डाल दो, तो का क्या हो जाएगा? 48। वो 1 किलो की तुलना में, यूरिया की तुलना में क्या हो गया? ज्यादा बेहतर, उससे ज्यादा सस्ता। लेकिन इस अर्थ गणित समझेगा कैसे? में टाइम लगे। उससे सस्ता कि तुम्हारे घर में ही है प्राकृतिक खेती के तत्व भी, निमास्त्र, ठीक है कि नहीं, गोबर जो बनता है प्रोडक्ट सब, ठीक है कि नहीं, वो सब डालो, कंपोस्ट डालो, उससे भी तुम्हारा क्या होगा? बर्मी पीट जो बनता है, केचुआ पालन जो होता है, बर्मी कल्चर, तो वो भी किसान का क्या है? मित्र है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। यूरिया क्या करता है? यूरिया क्यों देते हैं? उत्पादन को बढ़ाने के लिए ना देते हैं जी, मिट्टी में सुधार के लिए नहीं देते हैं। मिट्टी में सुधार होगा तो कंपोस्ट होगा, गोबर होगा, है कि नहीं। मिट्टी में सुधार वो करेगा, और जब मिट्टी में सुधार हो जाएगा तो प्रोडक्शन अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आजकल एक टेस्ट खेती भी आया है, केंद्र सरकार ने 2700 करोड़ रुपया भी दिया है, और लगभग 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा, 15 क्लस्टर फॉर्मेशन होगा, और उसमें हम लोग एक खेती की शुरुआत करें, इसका नाम है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, काउ बेस्ड फार्मिंग। यदि आपसे पूछ दे कि नेचुरल फार्मिंग क्या है, तो गाय आधारित फार्मिंग है, जिसमें किसान का की जगह प्रकृति के तत्वों को इनपुट में हम इस्तेमाल करें। और प्रकृति के तत्व क्या है? गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय उसमें महत्वपूर्ण, बकरी से काम नहीं चले। सबके न्यूट्रिएंट्स अलग अलग होते हैं। गाय के मूत्र और गोबर में जो न्यूट्रिएंट्स है वो बकरी और भैंस में नहीं हो सकता है, ठीक है कि नहीं। ये मूल में आ जाइए। बातचीत के दौरान एक महत्वपूर्ण अवधारणा भी प्राकृतिक खेती की अवधारणा किसने दिया था? फुकुओका ने दिया। प्राकृतिक खेती का अवधारणा किसने दिया था? और भारत में सुभाष पालेकर काफी प्रसिद्ध हैं प्राकृतिक खेती में। मोटे अनाज वाले में खादिरवली, ये सब ऐसे नाम है जिसको कभी भूलना नहीं चाहिए। वो सब है, करेंट है, विविधा है, नजर रखिए। खादरवली का मोटे अनाज को इंटरनेशनलाइज करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, ठीक है कि नहीं। मूल में आ जाएंगे। हम लोग कहा थे प्रशासनिक उपाय क्या होता है? प्रशासन के द्वारा किए गए उपाय। आवश्यक वस्तु अधिनियम होता है कि आप खाद्य पदार्थ को कालाबाजारी के लिए स्टॉक नहीं कर सकते। ऐसे नहीं, गोदाम देखते हो, प्रशासन गोदाम पे छापा मारता है, और फिर आवश्यक जो कार्रवाई है, बड़ा खतरनाक कार्रवाई है, नॉन अवेलेबल, उसमें है नॉन अवेलेबल, वो निकलता है, ठीक है। तो स्पष्ट है कि वो ऐसा काम जो करता हो उसको सच कर दो। नहीं समझता है, जब फंसता है तब समझ में आ जाती है, ठीक है कि नहीं। तो लिखिएगा प्रशासनिक उपाय। प्रशासनिक उपाय में लिख देंगे प्रशासन के द्वारा जमाखोरी, कालाबाजारी, जमाखोरी, कालाबाजारी, कालाबाजारी रोकने के लिए यह उपाय किए जाए। तो
रोकने के लिए यह उपाय को रोकने के लिए यह उपाय किए जाते हैं, किए जाते हैं। अंत में है हमारा मुद्रास्फीति का जो मापन होता है वो WPI में और CPI में। WPI क्या होता है? होलसेल प्राइस, और CPI क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दोनों के बीच में अंतर को जान लेना है। तो लास्ट मुद्रास्फीति का मापन, मुद्रास्फीति का मापन, मुद्रास्फीति का मापन का मापन दो भाग में है, WPI और दूसरा है CPI। WPI क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। और CPI क्या है? कंज्यूमर, गप मत कीजिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब WPI के विषय में जान लो कि उसमें क्या क्या होता है। तो लिखेंगे WPI में केवल वस्तु को शामिल किया जाता है, न कि WPI में वस्तु को शामिल किया जाता है, न कि सेवा को, न कि सेवा को। ठीक है। WPI में अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं किए जाते। WPI में अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित नहीं। ये क्या होता है? सस्ता होता है। थोक मूल्य हमेशा कंज्यूमर प्राइस से क्या होगा? कम होगा। और यह फैक्ट्री मूल्य से संबंधित, और यह फैक्ट्री कीमत से संबंधित, यह फैक्ट्री की कीमत से संबंधित। कौन? होलसेल प्राइस। ठीक है। अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं, सेवा शामिल नहीं। और इसका आधार वर्ष क्या है मापने का? 2011-12 देंगे। इसका आधार वर्ष 2011-12, 2011-12 आधार वर्ष क्या है? कभी कभी पूछता है कि किसी निश्चित वर्ष को ही आधार वर्ष क्यों मापते हैं? इसीलिए कि उस वर्ष वस्तु के मूल्यों में उतार क्या रहा? सबसे कम रहा। इसलिए उस वर्ष को हम लोग आधार वर्ष के रूप में मनाते हैं। किसी खास वर्ष को हम आधार वर्ष क्यों मापते हैं? क्योंकि उस वर्ष वस्तु के मूल्यों में उतार चढ़ाव कम रहा। तो उसको उस दृष्टि से आपको याद करके रखना चाहिए। आधार वर्ष हो गया आपका, WPI हो गया। अब दूसरा PI कौन? तो WPI में क्या क्या है? केवल वस्तु है, वस्तु को। दूसरा फैक्ट्री, तीसरा नो इनडायरेक्ट टैक्स, नो इनडायरेक्ट टैक्स, और कोई अप्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है कि नहीं? कोई GST नहीं। फैक्ट्री, और इसका मूल्य हमेशा क्या फैक्ट्री के स्तर पे है, तो मूल्य हमेशा कम रहेगा। वस्तु को जोड़ा गया है, सेवा को नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, हम आपको वस्तु दे रहे हैं कि सेवा दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं? लेकिन वस्तु देते कि सबको 1-1 किलो चलते समय ज्ञान दे देते। रखू अहाँ के 1-1 किलो की आवश्यकता, अहाँ के 2 किलो के, ऐसा तो नहीं देते हैं। सबको क्या देते हैं? उसको आप मूल्यांकन
इस रूप में, मात्रा के रूप में नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। आगे लिखिए। अब दूसरा है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें वस्तु और सेवा दोनों सम्मिलित होती है, वस्तु और सेवा दोनों सम्मिलित। अप्रत्यक्ष कर को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए इसके मूल्य अधिक होते हैं। अप्रत्यक्ष कर को सम्मिलित किया जाता है, अप्रत्यक्ष कर को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए इसके मूल्य, इसलिए इसके मूल्य, इसीलिए इसके मूल्य क्या होते हैं, इसीलिए इसके मूल्य अधिक होते हैं। इसलिए इसके मूल्य अधिक होते हैं, इसीलिए इसके मूल्य किसके, किसके क्यों अधिक होते हैं, क्योंकि अप्रत्यक्ष को भी, क्लियर हो गया। इसका आधार वर्ष क्या है, 2012, देखेंगे इसका आधार वर्ष 2012 है। आधार वर्ष 2012 है एवं 3 स्तर पे मापा जाता है, एवं 3 स्तर पे मापा जाता है। पहला औद्योगिक श्रमिक के स्तर, श्रमिक के स्तर, क्या 3 स्तर पे माप, औद्योगिक श्रमिक के स्तर, औद्योगिक श्रमिक के स्तर पर। दूसरा कृषिगत श्रमिक, श्रमिक श्रमिक के स्तर पर। तीसरा कौन कौन हुआ, औद्योगिक श्रमिक, कृषिगत श्रमिक, हुआ ग्रामीण मजदूर, ग्रामीण मजदूर, ग्रामीण मजदूर के स्तर, ग्रामीण के स्तर पर तो सम्मिलित किया जाता है सीपीआई। ठीक है, तो आप लोगों ने सीपीआई को सभी रूपों में पढ़ा, क्या है, कितने भाग में है, से संबंधित शब्दावली क्या है, क्यों बढ़ता है मुद्रास्फीति, कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं, दार्शनिक उपाय, राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय, साथ में लास्ट में मापन की विधियां क्या है। इतना पढ़ लोगे तो एसएससी रेलवे तो छोड़ो, ग्रेजुएशन और कमीशन, ग्रेजुएशन किसी का इकोनॉमिक्स होगा तो इससे ज्यादा मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति प्रकार के होते हैं, मापन कैसे, तो दूर करने के उपाय, नहीं ना बात है जी। कमीशन में भी मेन तो थोड़ा सा क्या करना है, लैंग्वेज, चूंकि हम तो पीटी की कक्षा में है, हम तो पीटी के मूल बिंदु को दिखा ना, पीटी में क्या क्या मूल बिंदु। आशा करता हूँ कि इतना यदि लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अब 1.5 हो रहे हैं, देखिए भी आज हम यहीं तक गवाल कर समापन करना चाहते हैं। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि 9 बजे का मतलब 9 कक्षा शुरू हो जाए, करेंट और विविधा भी हमारे जो से है का वो भी आगे बढ़ सके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।